आज की हमारी ये क्लास एनटीए यूजीसी नेट पर आधारित है। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है। इसका अभी तक डेट नहीं निर्धारित हुई है, लेकिन निर्धारित हो जाएगी। अभी आप लोगों का जो 22 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ है वो टोटली फैक्ट पर था, है ना। और मैं एक उम्मीद बस एक आशा इस तरीके से कह सकता हूँ, लगा सकता हूँ आइडिया, कि जितने भी लास्ट टाइम पेपर हुए हैं ओड इवन के रूप में अगर हम बात करते हैं, तो एक बार फैक्ट एक बार अप्लाइड, एक बार फैक्ट तो एक बार अप्लाइड। तो मेरे उम्मीद से इस बार जो है आप लोगों के दिसंबर 2024 में एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न आने वाले हैं। और यहाँ उन प्रश्नों में भी बेसिकली तथ्य पूछे जाते हैं। यूनिट नंबर 2 में मैंने समाज शास्त्री संकल्पना पर बातचीत कर चुका हूँ, समाज का अध्ययन करने के उपागम पर भी बातचीत कर चुका हूँ, सामाजिक व्यवस्था और स्तरीकरण पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर इसमें हम देखेंगे एक परिवार और धर्म क्या होता है, उसके बाद सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है, मार्क्सवादी, प्रकार्यवादी और बेबरवादी उपागम क्या होता है ना। तो यानी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इसमें मेंशन किए गए हैं। अब 5 पॉइंट्स में से जरूर आप लोगों से एक आध दो प्रश्न मिलेगा, क्योंकि हर एक यूनिट से 10 नंबर के, या सॉरी 10 क्वेश्चन बनाए जाते हैं, यानी कि 20 नंबर के। ठीक है, यानी कि 20 नंबर। थोड़ा सा ध्यान से आप सभी लोग सुनिएगा। यहाँ पर मैं सामाजिक स्तरीकरण पर बात करूंगा। आज की हमारी क्लास है ये सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रक्रिया है। क्या है? ये प्रक्रिया है, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। सामाजिक स्तरीकरण जो है ये एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। इसमें ना अगर ये कोई भी अगर कार्य सोशल वर्क में प्रक्रिया अगर हुआ, कोई भी टास्क अगर प्रोसेस के रूप में हो रहा है सोशल वर्क में, तो ध्यान दीजिएगा उसमें शामिल रहेगा व्यक्ति, ठीक है, समूह, समुदाय, ये तीनों चीजें शामिल रहेंगी। तो जिसमें व्यक्तियों के समूहों को या समुदाय को उनकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च से निम्न स्तर में या उच्च से निम्न रूप में स्तरीकृत किया जाता है, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है, प्लीज आप सभी लोग थोड़ा सा फोकस करिएगा। कहा जा रहा है कि सामान्य अर्थ में स्तरीकरण का अर्थ यानी तात्पर्य उन स्तरों से होता है जिनमें समाज के संपूर्ण सदस्यों को उच्च या निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाता है। जब यह विभाजन समाज द्वारा स्वीकार होता है तो उसे सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। देखिए, अब आप समाज में अगर किसी सदस्य को उसे उच्च श्रेणी में व निम्न श्रेणी में विभक्त कर देते हैं, ठीक है, और यह समाज के द्वारा स्वीकार हो जाता है कि सही बात है भाई, ये उच्च श्रेणी में है और ये निम्न श्रेणी में है, तो हम इसी को ही बोलेंगे सामाजिक स्तरीकरण, है ना। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि सामाजिक स्तरीकरण का आशय समाज के सदस्यों का एक क्रमबद्ध विभाजन है, जिसके अंतर्गत सभी सदस्य उच्चता और निम्नता की भावनात्मक एकता के द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में बेसिकली इसको देखा जाता है सामाजिक स्तरीकरण। विभिन्न समाज शास्त्रियों के अकॉर्डिंग कहा भी गया है कि समाज के विभिन्न वर्गों में या स्तरीकरण, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं पूंजीपति और श्रमिक वर्ग, है ना, तो ये जो आपको मैंने भी यहाँ पे विभिन्न वर्ग डिवाइड किया, एक वर्ग बनाया पूंजीपति का, एक वर्ग बनाया श्रमिक वर्ग का। तो इसका मतलब है कि यह औद्योगिकीकरण की देन थी कि सामाजिक स्तरीकरण वहां पे देखने को मिला। जब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि पूंजीपति एक तरफ, दूसरे तरफ श्रमिक वर्ग की बात कर रहा हूं, इन दोनों का पाठ हम देखते कहां पर है? औद्योगिक क्षेत्र में देखते हैं। अतः हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी पाठ सामाजिक स्तरीकरण का ही है। ठीक है, ये भी बात आपकी सत्य रहेगी। तो मेरे कहने का आशय ये है
कि जब स्तर में ऊंच नीच की भावना पाया जाता हो या समाज के विभिन्न समूह में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक रूप से असमानता ही सामाजिक स्तरीकरण के लिए उत्तरदायी हो, तो उस प्रक्रिया में हम उसे सामाजिक स्तरीकरण का नाम देंगे। बस इतनी बात आपको इस पॉइंट में ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और भी देखिए सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट और आगे मिलेगा आपको। सामाजिक स्तरीकरण में यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, अमेरिकन एक सुप्रसिद्ध विद्वान जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था में अपनी एक सकारात्मक रोल प्ले किया था, नाम है टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स कहते हैं ना कि जो सामाजिक स्तरीकरण है, जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों का उच्च नीच के क्रम विन्यास में विभाजन होता है। मेरे कहने का आशय है कि किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन ही स्तरीकरण है। स्पष्ट है कि उच्च एवं निम्न क्रमानुसार व्यक्तियों के विभाजन को पार्सन्स ने स्तरीकरण में स्वीकार किया है। तो आप ये भी देखिए, अभी आपको नाम मिलेगा, आप लोगों को उच्चतर और निम्नतर, जहां मिलेगा समांतर विभाजन और क्षैतिज विभाजन। तो आप परिभाषा याद रखेंगे रेमंड मुर्रे की, और पेपर में ये भी प्रश्न बनता है, लेकिन ये साफ शब्दों में अस्पष्ट हो जाता है, क्योंकि टालकाट पार्सन जब भी बात करेगा सामाजिक व्यवस्था को लेकर बात करेगा, मैकाइबर पेज जब भी बात करेगा तो सामाजिक संबंधों के जाल को लेकर बात करेगा, रेमंड मुर्रे जब भी बात करेंगे वो समाज के समांतर या क्षैतिज विभाजन को लेकर बात करेंगे। बस ध्यान रखना समाज के परिप्रेक्ष्य में, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। मैं यहाँ पर आप लोगों को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि जो सोशल सिस्टम है 1951 में टालकाट पार्सन्स ने दिया था, ये मैं पढ़ा चुका हूँ पहले भी, और समाज की व्यवस्था में इन्होंने व्यक्तियों, समूह, समुदाय को ऊंचे और नीचे क्रम में विभाजन बताया। मतलब उन्होंने व्यवस्था में ऊंचे और नीच बता दिया कि उच्च लेवल की व्यवस्था है, ये निम्न लेवल की व्यवस्था है, उनके आधार पर ये इन्होंने विभाजन कर दिया। और वो जो भी विभाजन रहा वो क्रमबद्धता के ही विभाजन का पार्ट बना। तो यहाँ पर आपको टालकाट पार्सन्स की ये डेफिनेशंस याद रहेगी, ठीक है। ये परिभाषा है, आप इसको याद रख सकते हैं। जैसे अभी मैं और आपको 2-4 परिभाषा बता देता हूँ, है ना। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पार्सन्स की परिभाषा याद हो गई होगी। प्लीज़ अगर याद है तो एक बार बताइएगा, तो मैं नेक्स्ट परिभाषा पर बात करना चाहूँगा, मेयर का। प्लीज़ अपने विचारों को प्रकट अवश्य करें। स्क्रीन को आप लोग अगर दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल सर, है ना, तो रोटेट कर लीजिए फ़ोन को। आपने नाम सुना है केवी मेयर का नाम? सामाजिक स्तरीकरण में एक ऐसा समाजशास्त्री रहा है ये, जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण में इन्होंने कहा सोशल स्ट्रैटिफिकेशंस, इसको बोला जाता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन को इन्होंने विभेदीकरण का परिणाम माना था। अब विभेदीकरण क्या होता है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। विभेदीकरण का परिणाम है, ये परिभाषा केवी मेयर का है। पार्सन्स की भी एक लाइन में लिखी लीजिए, समाज की व्यवस्था का, समाज व्यवस्था का, क्योंकि ये सेव करके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ऊंच नीच के क्रम विन्यास में, ठीक है, समाज की व्यवस्था में। तीसरा रेमंड मुर्रे परिभाषा, परीक्षा में परिभाषा भी आती है ना, परीक्षा में परिभाषा भी आती, याद रखने वाली बात है। स्तरीकरण में इन्होंने कहा है कि उच्चतर, है ना, क्या बोला है स्तरीकरण में? उच्चतर बोला है इन्होंने, उच्चतर व निम्नतर सामाजिक इकाई, सामाजिक इकाई में
समाज का एक क्षैतिज कह लीजिए या ओबली करके आप लोग लिख लीजिए समांतर विभाजन है। बस ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये आपको 3 पॉइंट्स याद रखने होंगे जो परिभाषा के रूप में प्रस्तुत होते हैं, ठीक है। बाकी और भी विद्वानों के नाम आते हैं, लेकिन ये 3 बहुत मुख्य हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग के सामने एक रूसो का नाम मिल रहा है। इन्होंने सर्वप्रथम सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानता में अंतर करने का प्रयास किया और उनके अनुसार जैविक या प्राकृतिक असमानताएं प्राकृतिक द्वारा निर्धारित होती हैं, जैसे कि उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक बल, गुण आदि, जबकि सामाजिक असमानता जो होती है वह सचेष्टा या असचेष्टा प्रयासों द्वारा जो है निर्मित होती है। यहाँ आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से रूसो ने सामाजिक और प्राकृतिक असमानता को अंतर्वर्ग को बताते हुए अपने शब्दों को यहाँ पे इन्होंने जैविक और प्राकृतिक असमानता को रखा है। क्या इसका मीनिंग समझ रहे हैं? जहाँ जैविक शब्द होता है वो हेरिडिटी को रिलेट करा रहा है, वो हेरिडिटी को रिलेट करा रहा है, आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। और जब बात आती है जैविक और प्राकृतिक असमानता को लेकर, तो आपको सबसे पहले प्राकृतिक असमानता में ना लोगों में उनकी विभिन्न जो क्षमताएं होती हैं, जो प्रतिभा होती है, उनके जो अलग अलग चयन के कारण पैदा होते हैं, वही कहलाते हैं प्राकृतिक असमानता, है ना। वही प्राकृतिक असमानताएं होती हैं। तो जैविक या प्राकृतिक असमानताएं निर्धारित होती हैं इन परिप्रेक्ष्य में। एक होता है सामाजिक असमानताएं। बता सकते हैं सामाजिक असमानताएं क्या होती हैं? प्लीज, अगर किसी भी स्टूडेंट को पता है जो हाँ, जो समाज के लिए सर एक्सेप्टेबल नहीं हो सर। बिल्कुल। जैसे कहा कि समाज में व्यक्तियों और समूहों के बीच शक्ति और विशेषाधिकार और संसाधनों के असमान वितरण हो जाए, तो जाहिर सी बात है समाज के प्रतिकूल हो गया। जब यही ऐसी अवधारणाएं जब हम देखते हैं तो अक्सर सामाजिक वर्ग में देखते हैं, स्थिति और राजनीतिक प्रभाव में देखते हैं, तो उन्हीं प्रक्रिया में हम लोग इसे कहते हैं सामाजिक असमानता। जनरली परिणाम की समानता की कमी से होता है ना, लेकिन वैकल्पिक रूप से इसे अवसर तक पहुंच में समानता की कमी के रूप में भी माना जा सकता है। सामाजिक असमानता आर्थिक असमानता से जुड़ी हुई है, जिससे आय धन के असमान वितरण के आधार पर भी आप लोग विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो रूसो का नाम केवल याद रखिए जब कभी आपके पेपर में आए कि प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बारे में स्पष्ट जानकारी कौन देता है, तो वो आप कह सकते हो कि स्तरीकरण में रूसो देता है ना। रूसो सामाजिक स्तरीकरण में 36 विभाजन है। ये देखो भाजन लिखा हुआ है, इसका मतलब है विभाजन, है ना, विभाजन है। और आप स्पष्टीकरण कर सकते हैं कि यह बात अगर आ रही है तो किस विद्वान का नाम आ रहा है? रेमंड मुर्रे की डिफिनेशन। रेमंड मुर्रे। जबकि सामाजिक विभेदीकरण जो होता है वो वर्टिकल होता है। वर्टिकल में होता है उदग्र, ऊर्ध्वाधार होता है ना, विभाजन होता है। तो सामाजिक स्तरीकरण में 2 टाइप का विभाजन होता है, ये भी पेपर में देखने को मिलता है हम लोगों को। हालांकि सामाजिक स्तरीकरण के आधार जो हैं 2 हैं, 2 आधार हैं। मैं आपको 2 आधार बताता हूं। एक है प्रदत्त और एक है अर्जित। कोई भी स्टूडेंट जरा बताएं कैसे सामाजिक स्तरीकरण में प्रदत्त होगा, कैसे अर्जित होगा, प्लीज। आधार मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि सामाजिक स्तरीकरण का जो बेस है, एक प्राणी शास्त्री और दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक। प्राणी शास्त्री को हम लोग प्रदत्त कहते हैं। देखिए जैसे आयु है ना, जेंडर, प्रजाति, गोरे, काले,
जन्म, शारीरिक कुशलता, ये सब जन्मजात आप कह सकते हैं या आप इसे प्रदत्त बोल सकते हैं। अर्जित यानी जो समाज में आपने एक्वायर किया है, जिसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक भी बोल सकते हैं, जैसे संपत्ति, शिक्षा, व्यवसाय, धार्मिक ज्ञान और राजनीतिक शक्ति, ये क्या है? एक्वायर है। तो समाजशास्त्रियों के द्वारा स्तरीकरण के आधार में, जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ, मुझे आप लोग केवल नाम बताइएगा, मैं एक हिंट दूंगा आप लोगों को। जरा मुझे बताइए, आर्थिक समाज के दो वर्गों में, आर्थिक समाज के दो वर्गों को, जैसे एक पूंजीपति और एक सर्वहारा की बात की गई, तो ये किस विद्वान ने बात की? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने। बिल्कुल, यही कीवर्ड्स होते हैं और इससे हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये भूमिका समाजशास्त्री स्तरीकरण के आधार पर डिवाइड हुआ है, ये स्तरीकरण के आधार पर डिवाइड हुआ है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, मैं आपसे कह रहा हूं आर्थिक समाज के, आर्थिक समाज के दो वर्ग, और जब दो वर्ग की बात करूंगा तो एक तरफ आप याद रखिएगा पूंजीपति, दूसरा श्रमिक। सर्वहारा वर्ग, बिल्कुल आपने सही बोला, श्रमिक वर्ग भी आप कह सकते हो। चलिए एक और बताइएगा, मैं आपको हिंट दूंगा, आप विद्वान का नाम बताइएगा। दूसरा पॉइंट ये मैं आपको बता रहा हूँ सामाजिक स्तरीकरण के आधार का डेफिनेशन एक प्रकार का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ भी कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स राजनीतिक आर्थिक व्यवसाय के रूप में समाज का स्तरीकरण बताया। राजनीतिक, आर्थिक और व्यवसाय के रूप में। मैक्स वेबर। मैक्स वेबर। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैक्स वेबर, और साथ ही साथ आप नाम याद रखिएगा एक विद्वान का, और वो नाम आ जाएगा सोरोकिन का नाम। सोरोकिन। ये आपको ध्यान में रखना होगा इसके आधार पे, है ना? बहुत बढ़िया। देखिए मैक्स वेबर ने तीन आधारों पे अगर हम जिक्र करते हैं तो एक जगह और इनका नाम हमें देखने को मिलता है मैक्स वेबर में। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूं तो एक संपत्ति शब्द भी रिलेट कराते हैं ये, संपत्ति। एंड दूसरा शब्द अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, प्रोटेस्टेंट। जी सर प्रोटेस्टेंट भी यही रिलेट कराते हैं। हाँ, और एक आपको रिलेट कराना होगा सम्मान। ये तीन बातें भी सामाजिक स्तरीकरण को डिफाइन करता है और ये बात भी मैक्स वेबर के ही द्वारा बताई गई है। ठीक है, प्रतिष्ठा और शक्ति किसने बताया है? बताइए, प्रतिष्ठा और शक्ति। तो वेबर नहीं बताया। नो 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 नो, प्रतिष्ठा और शक्ति की बात मैं कर रहा हूँ, प्रतिष्ठा और शक्ति। देखिए प्रतिष्ठा की बात अगर मैं करता हूँ, प्रतिष्ठा और शक्ति की बात करता हूं, तो आप लोग नाम याद रखिएगा। ये भी देखो दो वर्गों में, ये कितने आधार पे? दो आधार पे। कितने आधार पे? दो आधार। ये जो दो आधार मैं बता रहा हूं, तीन आधार जो बता रहा हूं, ये स्तरीकरण है, ये स्तरीकरण है, ये समाज के स्तरीकरण है। और ये बताया है टीवी बोटोमोर ने, बोटोमोर ने ये डेफिनेशन बोटोमोर का। सम्मान और प्रतिष्ठा किसने बताया है? सम्मान और प्रतिष्ठा, दो आधार यहां पर भी मिल रहे हैं आपको, किंग्सले डेविस ने, किंग्सले डेविस। ठीक है, इस तरीके की बात आप दो चार चीजें जरूर याद रखेंगे जो परीक्षा के लिए आपकी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको पता हो गया कि सामाजिक विभेदीकरण में जो है उदग्र आता है, वर्टिकल आता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों और समूहों की उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा, देखिए प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च और निम्न श्रेणी में स्तरीकृत किया जाता है। जरा बताइए, अगर मैं यही सवाल बना के दे दूं कि अगर आपसे सिंपल सी बात ये मैं परिभाषा पूछ लूं, ये बताइए किसकी परिभाषा, तो क्या बताओगे? मैक्स वेबर। बिल्कुल, मैक्स वेबर।
मैक्स वेबर का नाम आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेबर का ये आपका डेफिनेशन ऐसे बना देगा। कीवर्ड यहाँ पे था प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति, कीवर्ड्स है ना। ये कीवर्ड्स सही नहीं, कीवर्ड्स को पकड़ता है एग्जामिनर और उसके बाद एग्जाम में जो है वो क्वेश्चंस दे देता है। देखिए एक नाम आता है सदरलैंड एंड वुडवर्ड का नाम। सामाजिक स्तरीकरण में इनका कहना क्या है मैं आपको बता देता हूँ, पहले सुन लीजिए। सामाजिक स्तरीकरण केवल अंतर क्रियाओं और विभेदीकरण की ही एक प्रक्रिया मानी जाती है ना, एक प्रक्रिया मानी जाती है। बेसिकली इसमें ना कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उच्च स्थिति प्राप्त होती है ना। उसको बेसिकली क्या है, हायर पोजीशन मिला होता है दूसरे के प्रति। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर एक व्यक्ति मान लीजिए पुलिस है, एक आपको वहाँ पे कांस्टेबल या कुछ भी मतलब इस तरीके का नीचे पद दिखा दे रहे हो, तब भी यह स्तरीकरण का पार्ट है। और ऐसी बात करने वाला अगर कोई विद्वान है तो सदरलैंड और वुडवर्ड का नाम आ जाएगा, ठीक है, वुडवर्ड का नाम। तो जैसे यहाँ पे देखिए लिखा भी अपने परिभाषा में क्या है कि स्तरीकरण साधारण शब्दों में वह अंतः क्रिया अथवा विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है, उसे सामाजिकरण या सामाजिक स्तरीकरण कहा जाता है। तो ये भी डेफिनेशन आप यहाँ पर आसानी से याद कर सकते हैं। रेमंड मोर्रे तो आपको पता हो गया है कि उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्रमागत विभाजन कह लीजिए या आप यहाँ पे क्षैतिज विभाजन कर लीजिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है, इस परिभाषा के आधार पर। सर अभी थोड़ी देर पहले सर आपने प्रतिष्ठा और शक्ति के बारे में सर बॉटम का नाम भी लगाया था, थोड़ा सा क्या डिफरेंस दोनों में मैक्स वेबर में और उसमें बता दीजिए। मैक्स वेबर की अगर मैं बात करता हूँ सर तो संपत्ति, शक्ति, सम्मान है ना। और मैक्स वेबर ने आपको ये भी बताया है, मैक्स वेबर के साथ साथ अगर हम बात करें सिरोकिन का राजनीतिक, आर्थिक, व्यवसायिक, ठीक है, ये भी। तो बेसिकली प्रतिष्ठा और शक्ति केवल दो ही चीज़ों, प्रतिष्ठा का मतलब होता है अनुष्ठान, अनुष्ठान का मतलब जानते हो आप लोग, प्रोग्राम हो गया, कोई कार्यक्रम वगैरह हो गए है ना, कोई नीति बनाने के परिप्रेक्ष्य में हो गया, तो उन शब्दों को हम लोग प्रतिष्ठा का नाम देते हैं, है ना, उसे प्रतिष्ठा का नाम देते हैं। आपने उसके आधार पर डिवाइड कर दिया, है ना। और प्रतिष्ठा में जैसे धार्मिक चीज़ें भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, है ना। और पावर, शक्ति, आप राजनीतिक शक्ति को रिलेट करा सकते हो। तो ऐसे दो भागों में डिवाइड किया, तो आप ये कह सकते हो कि दो भागों में प्रतिष्ठा को लेकर या सम्मान को लेकर तो वो किंग्सले डेविस का नाम आ जाता है। और वहीं जब आप प्रतिष्ठा और पावर यानी शक्ति का मतलब राजनीतिक चीज़ों को रिलेट करा दोगे तो आप ये बात कह सकते हो कि ये नाम बॉटममोर का आ जाएगा। और ये तो टोटली डिफरेंट है सर। शक्ति, संपत्ति, सम्मान जो प्रक्रिया रिप्रेजेंट होती है उन संदर्भों में अगर हम बात करते हैं तो वहाँ प्रतिष्ठा भी इन्वॉल्व होता है, और उस आधार पे हम कह सकते हैं कि मैक्स वेबर का नाम है। प्रतिष्ठा मतलब कार्यक्रम के आधार पे भी उन्होंने शामिल कर लिया, है ना, उन्होंने शामिल कर लिया। जैसे हम लोग दो ग्रुप बता रहे हैं, कोई आपने तीसरा ग्रुप भी बता दिया, ठीक है, तो उन परिप्रेक्ष्य में भी वो चीज़ें शामिल हो जाती है, उसके आधार पे ये बन जाता है, ठीक है, समझ में। ओके सर, यस यस। अब चलिए, अब एक बार हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार भी, फिर उसके बाद हम लोग सीधा सीधा विशेषताओं पर बात करेंगे, ठीक है। प्रकार को देखते हैं इस साइड। समझ में आ रहा सभी लोगों को? बताइए, अनिल, हरिओम, सिराज, रितु। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना? जी सर, जी। बिल्कुल। अब थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पर हम लोग और थोड़ी सी डीप में चलेंगे और अच्छे से इसको स्टडी करने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं अब आपसे स्तरीकरण के प्रकार की बात कर लेता हूँ। सामाजिक, ये पीडीएफ आपको ना टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। जो बच्चे अभी आज ज्वाइन हुए होंगे क्लास में उनको मैं मतलब 11 o'clock के आसपास उनके पास पर्सनली पीडीएफ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो सर वो पहला वाला भी, पहला यूनिट का भी यदि मिल जाए तो बढ़िया रहे। हाँ, मिलेगा, सारा मिलेगा सर, आपको भेजा जाएगा, पर्सनली भेजा जाएगा, ठीक है। जी। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार में अगर हम बात करते हैं तो ये देखो, स्तरीकरण के दो टाइप होते हैं। अब पेपर में आता है, एक आता है आपके सामने बंद स्तरीकरण, समझिएगा बहुत अच्छे से। एक होता है बंद स्तरीकरण
और एक होता है मुक्त स्तरीकरण। मुक्त को हम लोग खुला भी बोल सकते हैं ना, ओपन, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो बंद स्तरीकरण होता है ना, वो बेसिकली वांछानुगत होता है, जैविकी होता है। वो क्या होता है? वांछानुगत होता है, वांछानुगत होता है, या आप ये कह लीजिए जन्म के आधार पर होता है। ठीक है, जन्म के आधार पर होता है। या सर इसको जाति के आधार पे ये बोल सकते हैं सर? बिल्कुल बोल सकते हैं। जन्म के आधार पे करने का मतलब जाति के आधार पे भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं सर, बिल्कुल मेंशन कर सकते हैं, है ना। जैसे आपको मैंने अभी बताया था ना, एक प्रदत्त होता है, एक अर्जित होता है, तो आप इसका एक और नाम रखना चाहते हो तो रख सकते हो, प्रदत्त भी, है ना, रख सकते हो। ठीक है, जनजाति हो गया कृषक समाज का उदाहरण और जनजाति समाज का उदाहरण। अगर पेपर में आता है आप लोगों से, किसका? कृषक समाज का और जनजाति समाज का, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? बंद स्तरीकरण का एग्जाम्पल है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। कृषक समाज क्या होता है? बेसिकली कोई भी, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, कृषक समाज। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि कोई भी समुदाय है जिसकी अर्थव्यवस्था ना फसल और कृषि, भूमि के उत्पादन या रखरखाव पर आधारित हो, तो सिंपल सी बात है, वो कृषि समाज हो गया, है ना भाई। जैसे कृषक वर्ग होता क्या है कि वह जहाँ समाज मुख्य रूप से कृषि में शामिल हो, मुख्य रूप से कृषि में शामिल हो, तो उस प्रक्रिया में हम लोग ये बात कह सकते हैं कि कृषक समाज के परिप्रेक्ष्य में ये भूमिका बन सकती है। ठीक है, अब पेपर में अगर सवाल बने कि प्रसिद्ध एक कृषि वैज्ञानिक और अनुवांशिकविद, आप सभी लोगों ने नाम सुना है स्वामीनाथन का, जो भारत में कृषि का जनक के रूप में जाने जाते हैं। भारत में कृषि के जनक स्वामीनाथन का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, है ना। जी सर, हरित क्रांति के जरिए। हाँ, तो उस प्रक्रिया में आप लोग वहाँ पर भी नाम जरूर, उस विद्वान का नाम जरूर लगाएं, एस स्वामीनाथन जी को। ठीक है, पेपर में आता भी रहता है इस तरीके के सवाल, है ना। सन 1955 में अगर हम बात करते हैं, भारत में कृषक समाज की स्थापना को लेकर देशमुख, है ना, पंजाब राव एस देशमुख ने बेसिकली भी अपनी भूमिका अदा किया था भारत कृषक समाज की स्थापना की, है ना। तो उनका भी नाम देखने को मिलता है। हालांकि मुख्य रूप से स्वामीनाथन का नाम पेपर में अक्सर ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, और दूसरा मैं आपसे बता रहा था मुक्त। मुक्त में यह एक आधुनिक समाज में पाया जाता है। आधुनिक का मतलब समझ ही रहे होंगे, आधुनिक, आधुनिक समाज में पाया जाता है। इसमें योग्यता और कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता है, योग्यता और कुशलता को महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें, है ना, इस प्रकार के। अब देखो इनके, ये कोई पर्टिकुलर किसी विद्वान के द्वारा नहीं दिया गया है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है इतने टाइप का होता है। ये तो प्रकार है ना, ये प्रकार, ये सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं इसको। ठीक है, कि एक बंद है, एक जो है मुक्त है। लेकिन आपसे अगर परीक्षा में नाम के आधार पे आ जाए, तब आप क्या करना उचित समझेंगे? तो मैं आपसे बता दूं, एक नाम आता है बोटोमोर का, एक नाम आता है बोटोमोर का। ये मुक्त में आता है सर ये? नहीं, ये अलग से मैं बता रहा हूँ बोटोमोर का। ये 4 प्रकार के बताते हैं। स्तरीकरण कितने प्रकार बताते हैं? 4 प्रकार के बताते हैं। इन्होंने कहा है एक होता है दास प्रथा, है ना, और एक होता है जाति, इन्होंने 4 प्रकार के बताया है, और एक होता है जागीर, और एक होता है वर्ग। ये 4 प्रकार के बताते हैं बोटोमोर महोदय। एक नाम आपने सुना होगा ओल्सन का, ओल्सन महोदय। ये स्तरीकरण के 2 टाइप बताते हैं। इन्होंने बताया कि एक होता है वैयक्तिक, तो एक होता है अवैयक्तिक। ये दूसरा टाइप होता है। इसमें एक नाम आता है चार्ल्स, ये फैक्ट है, एमपी सेट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे।
बाकी यूजीसी नेट के लिए तो है इम्पोर्टेंट। एक नाम आता है चार्ल्स बर्गेल का नाम, इसने भी 2 टाइप बताए हैं। एक आता है वैयक्तिक और दूसरा आता है सामूहिक, और वहां पर उन्होंने अवैयक्तिक का नाम दिया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बता सकते हो कि सामाजिक स्तरीकरण में ये कुछ विद्वानों के द्वारा बताए गए हैं, ठीक है, जो सामाजिक स्तरीकरण का पार्ट है। अच्छा, सामाजिक स्तरीकरण का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, बताइए जरा, महत्व बताइए, क्या महत्व क्या हो सकता है? सर समाज में व्यवस्था को बनाए रखना। ओके, और भी कोई बच्चा बताए कि इसका सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का महत्व यानी इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है? जैसे समाज में व्यवस्था को बनाए रखना, यानी इसका मतलब सामाजिकरण में सहायक होना, है ना? सामाजिकरण में सहायक होता है कि नहीं होता, बताइए। हाँ सर बिल्कुल होगा। सामाजिक प्रगति में ये मदद करता है या नहीं करता, बताइए। आप अगर वर्ग के आधार पे काम करोगे तो प्रगति भी मिलेगी, है ना? सामाजिक प्रगति में भी ये सहायक होता है, है ना? सहायक होता है, ये इम्पोर्टेंस बनता है इसका, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंस है ना? आप इसे नेगेटिव परिप्रेक्ष्य में मत लीजिएगा, पॉजिटिव दृष्टिकोण में लेंगे स्तरीकरण को, तो भी आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ महत्व के रूप में आता है। सामाजिक व्यवस्था बनाने में भूमिका निभाता है, सामाजिक व्यवस्था और संगठन बनाए रखने में सहायक होता है, ठीक है, और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, ये महत्व है, ये अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन, है ना, और सहयोग की भावना को बढ़ावा देना, सहयोग की भावना को बढ़ाना, है ना, बढ़ाना, संघर्ष से बचाव रखता भी है, और आप ये भी कह सकते हो कि संघर्ष से बचाव, ठीक है, व्यक्ति की, अगर हम बात करते हैं व्यक्ति की परिस्थिति एवं भूमिका का निर्धारण, ठीक है, मतलब व्यक्ति और परिस्थिति के आधार पर अगर हम बात करते हैं उसकी भूमिका का भी निर्धारण होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता करता है, ये ऐसे बहुत सारे हैं, है ना, आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी मदद करता है, पूर्ति करने में सहायता करना, ये चीज़ें हैं, इस तरीके की इसको इम्पोर्टेंस हम लोग जो है देखते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो ऐसा आपको पॉजिटिव सोचना है सामाजिक स्तरीकरण के दृष्टिकोण से। जब भी पेपर में सवाल आप लोगों का है तो मैं आप सभी लोगों से कहूँगा एज अ पॉजिटिव आप लोग देखिएगा इसको, ठीक है, नेगेटिव नहीं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, एंड अगला पॉइंट हमारे सामने आता है विशेषता। देखिए सामाजिक स्तरीकरण की कई विशेषताएं हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि सामाजिक स्तरीकरण एक गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार का प्रतिफल है। सामाजिक स्तरीकरण समाज के विभिन्न स्तरों में विभाजन है और इन्हीं स्तरों में उच्चतम और निम्नता का उच्चता और निम्नता का होना आवश्यक बताता है, यानी इम्पोर्टेंस देता है। जब तक स्तरीकरण समूह में स्थिरता ना आ जाए उसे स्तरीकरण की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती है ना। और इन्हीं परिप्रेक्ष्य में इसको हम लोग जो है ध्यान रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्तरीकरण बेसिकली कहा गया कि प्रकृति सामाजिक है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति क्या है? सामाजिक है
तो कहा गया कि सामाजिक स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त है। सामाजिक स्त्रीकरण को समझने के लिए समाज में व्यक्तियों को प्राप्त विभिन्न पदों एवं परिस्थितियों के आधार पर ही समझा जा सकता है। हाँ, तो प्रकृति है यानी उसकी नेचर के आधार पर जिक्र किया गया है कि स्त्रीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, ये तो भाई प्रकृति है ना, नेचुरल है, बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त है ना। पॉइंट को ध्यान में रखिए केवल। स्त्रीकरण को समझने के लिए समाज में व्यक्तियों को जो प्राप्त विभिन्न पद होते हैं या परिस्थिति होती है उसके आधार पर आप समझ सकते हो, जैसे धर्म हो गया, शिक्षा हो गया, परिवार हो गया, विवाह हो गया, राजनीति आदि, ये सभी क्या कहलाते हैं? प्रकृति कहलाती है। ये इसका नेचर है ना, ये नेचर है, ये नेचर के आधार पर आप कह सकते हो इसका प्रकृति है। सामाजिक स्त्रीकरण एक प्राचीनतम पद्धति है ना। प्राचीनतम का मतलब होता है परंपरागत कह लीजिए या प्राचीन काल कह लीजिए या पुरानी बात कह लीजिए, है ना, उसके आधार पे। तो स्त्रीकरण समाज में अति प्राचीन काल से ही विद्यमान रहा है। मार्क्स की मान्यता है कि प्रत्येक युग में समाज में दो वर्ग रहे हैं, एक श्रमिक, दूसरा पूंजीपति, या आप ये कह लीजिए कि सर्वहारा, क्या कह सकते हैं, सर्वहारा, दूसरा पूंजीपति। इस प्रकार वर्ग स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में सदैव से विद्यमान रहा है। इसके आधार पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 में, सामाजिक स्त्रीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। तो आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्त्रीकरण ना पाया गया, और इसके आधारों एवं स्वरूपों में अंतर हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्त्रीकरण सभी जगहों पर विद्यमान रहा है। अतः आप ये कह सकते हो कि सामाजिक जो स्त्रीकरण है वो प्रत्येक समाज में है, हर जगह इन्वॉल्व है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। सर पशुओं की बात करें तो पशुओं के समाज में कैसे ये कहाँ लागू होता है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं सामाजिक स्त्रीकरण में पशु को लेकर, है ना, तो सर ये आपका सामाजिक स्त्रीकरण का पार्ट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये उनका एक भाषा होता है, उनके आधार पर आप डिफाइन कर सकते थे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ पशुओं में सामाजिक स्त्रीकरण, है ना, तो इनके आधार पे आप इस तरीके से कह लीजिए कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तिगत जानवरों के बीच होने वाली जो अंतःक्रियाओं का समूह होगा, जनरली आमतौर पर एक ही प्रजाति के हो, है ना, जब वे सरल सामाजिक संबंधों को बना रहे हो, तो उनके आधार पे आप उनको डिफाइन कर सकते हो। पशुओं में भी कई प्रकार के जो है ब्रीड्स पाए जाते हैं, है ना, आप लोगों को पता होगा, जानवरों में, है ना, तो उसके आधार पे जब आप उस वहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं पशुओं में। बात समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे, बताइए। हाँ सर, समझ पा रहे हैं, लेकिन सर क्लियर नहीं हो पा रहा कि सामाजिक स्त्रीकरण का एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल अगर पशुओं के समाज में देखा जाए तो। देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं कि पशुओं के आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण की अगर आप बात को ध्यान में रखना चाहते हैं, जैसे मैंने अगर आपसे कहा कि आपने एक तरफ गाय का ग्रुप बना दिया, है ना, एक तरफ मान लीजिए उसके बाद आपने बैल का ग्रुप बना दिया, एक तरफ आप मान लीजिए कुत्तों का, यानी ये पशु कुत्ता भी होता है ना, इसका ग्रुप बना दिया, जानवर, ये जानवरों के आधार पे आपने वर्गीकरण कर दिया, है ना। तो इस तरीके का जो समाजीकरण पाया जा रहा है ना, इनके समाजीकरण में, है ना। अब देखो इनकी एक खास विशेषता होती है, गाय की भी विशेषता होती है, बैलों की भी विशेषता होती है, कुत्तों की भी विशेषता होती है कि नहीं होती सबकी। तो ये अपने आप तो एक प्रकार का सामाजिक स्त्रीकरण का ही तो पार्ट है। अब ये मत, हाँ सर, उच्च जानवर हैं, ये निम्न जानवर हैं, इस तरीके से नहीं कहा जाएगा, परंतु इनको जो है इस तरीके से डिफाइन करके इनको सामाजिक स्त्रीकरण में रखा जाएगा। सर इसको हम ऐसे कह सकते हैं क्या, ऐसे कह सकते हैं सर, जैसे गाय है, गाय को समाज में जो है उच्च दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वहीं बात करें अगर भैंस को तो उसके निम्न स्तर पर देखा जाता है, बिल्कुल ऐसा कुछ। हाँ ऐसे भी है, ये विशेषताएं में लिख सकते हैं आप, ये उनकी विशेषताएं हैं। गाय को जो है हमारे देश में माता का दर्जा दिया जाता है कि नहीं, आप लोग सर इसी संदर्भ में होगा, है ना। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जब भी आप चाहो तो आप वहाँ पर बता सकते हो। सामाजिक स्त्रीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं विश्व के। देखिए सभी समाजों में, सभी कार्यों में सामाजिक स्त्रीकरण का समान स्वरूप नहीं रहा है, लेकिन देश एवं काल के अनुसार अगर बात किया जाए
तो अनेक स्वरूप देखने को मिल सकते हैं। प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरलतम आधार आयुर्वेद और शारीरिक शक्ति था। भारत में जो है जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया गया। यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया, है ना, अर्जित गुणों को अधिक महत्व दिया गया यूरोप में। मध्य युग में अगर हम बात करते हैं दास एवं स्वामी स्तरीकरण को देखने को मिला, दो स्वरूप। अफ्रीका और अमेरिका में प्रजाति भेदभाव को देखने को मिला लंबे समय तक का प्रचलन। तो ये बेसिकली क्या है, ये उसकी विशेषताओं को दर्शाता है। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार से जो है परिणामिक है। ये ट्यूमिन, देखो ट्यूमिन बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका नाम मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बड़ा ही फेमस पर्सन है, प्लीज़ आप लोग इसको थोड़ा सा सुनिएगा अच्छे से। मेल्विन ट्यूमिन एक विद्वान है, समाजशास्त्री है, जिसने सामाजिक स्तरीकरण को 5 विशेषताओं के रूप में प्रकट किया था। क्या नाम था? ट्यूमिन। कितनी विशेषता बताया था इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण के? 5 विशेषताएं बताया था। देखिएगा, ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। इसकी एक विशेषता ये थी, सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति सामाजिक होती है। प्रकृति क्या होती है? सामाजिक होती है। ठीक है, थोड़ा सा हाँ सर, क्लियर है। तो एक देखिए, इन्होंने बताया कि जो सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति है वो सामाजिक होती है। दूसरा इनका कहना था कि सामाजिक स्तरीकरण एक ना पुरातन प्रक्रिया है। सामाजिक स्तरीकरण जो है एक पुरातन प्रक्रिया है। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण प्रत्येक समाज में पाया जाता है ना, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ये इनकी परिभाषा में लिखा गया है, प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ठीक है, और एक था सामाजिक स्तरीकरण, विभिन्न स्वरूप होते हैं। सामाजिक स्तरीकरण के विभिन्न स्वरूप होते हैं। और एक लास्ट था कि जो सामाजिक स्तरीकरण है या एक परिणामी प्रक्रिया है ना, एक परिणामी प्रक्रिया है। बस यह आपको ध्यान रखना है इसके आधार पर। ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत ये शब्द जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए यहाँ अब आपका ये पॉइंट होता है। विशेषताएं कोई खास वो नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ उसके अंतर्गत यहाँ पर इन्होंने माना भी है कि स्तरीकरण एक परिणामिक होता है। ये सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा भी गया है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार मैंने अभी भी आप लोगों से जिक्र कर लिया है। अब मैं आप लोगों को सामाजिक स्तरीकरण में, अच्छा ये PDF में भी आपको दे दूंगा। मैंने अभी आपको देखो बताया भी था, एक जागीर प्रथा था, मध्यकालीन में जागीर प्रथा, दास प्रथा थी, है ना। ये आपको मिल जाएगा, सारा लिखा हुआ मिलेगा, आप उसको देख लीजिएगा। बहुत ईजी है ना, कोई खास ज़्यादा इसमें वो नहीं है। लेकिन अब आप थोड़ा सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत देख लीजिए, है ना। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत पेपर में ये कई बार रिपीट हुआ है, सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत, है ना। हो सकता है आप लोगों के परीक्षा में आ जाए। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, एक देखिए इसमें ना सामाजिक स्तरीकरण के कितने सिद्धांत होते हैं पता है किसी को? 3। हाँ, 3 प्रकार के होते हैं। प्लीज बताइए नाम। पहला सर, एक तो मार्क्सवाद का होता है, एक प्रकारवाद होता है और एक वेबर का सिद्धांत होता है। एक आपका प्रकारवादी सिद्धांत और एक आपका भी आपने बताया संघर्षवादी सिद्धांत, जैसा कि पेपर में लिखा हुआ है क्या, मार्क्सवादी। और तीसरा क्या लिखा हुआ था आपका, मैक्स वेबर, जिसको हम लोग कहते हैं संकलनवादी सिद्धांत। संकलनवादी बोल सकते हैं ना, संकलनवादी को ही बोला जाता है, मैक्स वेबरवादी पागम, ठीक है ना सिद्धांत। तो ये सिद्धांत हो गए 3। अब देखिएगा थोड़ा थोड़ा इसमें जरूर आप ध्यान रखिएगा, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, कुछ बड़ी पॉइंट्स से हैं, उन पॉइंटों को भी आप लोग यहाँ पर अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो एक
यहाँ अगर मैं बात करता हूँ पहले प्रकार्यवादी सिद्धांत को लेकर, हालांकि मैं कई दिनों से आप लोगों को प्रकार्यवादी पढ़ा रहा हूँ, है ना, और मैं उम्मीद भी करता हूँ प्रकार्यवादी सिद्धांत में बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। प्रकार्यवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम सन 1945 में नाम परीक्षा में आता है, डेविस और मुर्रे ने किया था, है ना। और किताब का क्या नाम था? सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रैटिफिकेशंस। बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने सर। स्ट्रैटिफिकेशन की पुस्तक में किया गया था इसका विचार। अब इसी विचारधारा के समर्थक कई विद्वान रहे थे। देखो समर्थक में तो वैसे अगर कहा जाए मेन तो किंग्सले डेविस रहे हैं और विल्मट मुर्रे रहे हैं, मेन यही है। बाकी समर्थक में अगर आप नाम जानना चाहते हैं तो आप जान सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जैसे में मर्टन का नाम आपका समर्थक में आ जाएगा, ब्राउन का नाम आपको आ जाएगा, ठीक है, मेलोनिवस्की, तुर्खिम का नाम आ जाएगा, बिल्कुल आपने सही बताया, मैलिनोवस्की का नाम आ जाएगा, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, हाँ, स्पेंसर का नाम आ जाए। इस तरीके से कई विद्वानों के नाम जो है आप लोगों को देखने को प्रकारवादी में मिल सकता है। तो प्रकारवादियों के अनुसार ये कहा जाता था बेसिकली कि समाज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में जो असमानता या अस्तरीकरण आवश्यक है ना, वो प्रकारवादी अस्तरीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांतों को समाज के संदर्भ में देखा जाता है। तो प्रकारवादी या मान कर चलते हैं कि समाज की कुछ बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं जो अस्तरीकरण को जन्म देती है, ये बेसिकली बोला जाता है। तो मैं चाहूँगा कि इसके आधार पे भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हालांकि पार्सन्स का भी सिद्धांत रहा है प्रकारवादी में। पार्सन्स ने कहा है कि कुछ पद समाज के महत्वपूर्ण होते हैं और वह समाज के मूल्यों और लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। तो वहीं पर पार्सन्स ने अपने 4 प्रकार के मूल्य बताए थे, याद होगा आप लोगों को। सार्वभौमिक प्रदत्त मूल्य था, सार्वभौमिक अर्जित मूल्य था, विशिष्ट प्रदत्त मूल्य था, जहां मैंने उदाहरण भारतीय समाज की जाति व्यवस्था बताया था, और एक विशिष्ट अर्जित मूल्य था, वो चीज़ें थी, है ना। तो ये भी हमें देखने को मिलता है पार्सन्स का भी नाम, और पैरेटो का भी सिद्धांत थोड़ा सा टच हो जाता है इसमें प्रकारवादी में। लेकिन यहाँ 2-3 बातें आपको ध्यान रखना होगा इस पर कुछ। दूसरा एक उपागम आता है इसी के प्रक्रिया में, अगर हम सिद्धांत, तो वो हम बोलते हैं संघर्षवादी। संघर्षवादी को हम लोग क्या कहेंगे? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद बोलेंगे, बिल्कुल। देखिए, अब इसके प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स। इन्होंने समाज के मूल में संघर्ष को माना। इस सिद्धांत के समर्थक कई नाम आता है, कर्ट लेविन आया है, ठीक है, वार्नर का नाम आया, कोजर का नाम आया, सिमेल का नाम आया है, ठीक है, समनर का नाम आया है, रॉबर्ट ई पार्क का नाम आया, ऐसे कई विद्वान हैं इसमें। मार्क्स का यह कहना था कि संघर्षवादी ये जो सिद्धांत है वो प्रकारवादी का विकल्प है, प्रकारवाद का विकल्प है संघर्षवाद, है ना। तो प्रकारवाद ये मानता है कि अस्तरीकरण समाज में एकीकरण लाता है। एकीकरण कौन लाता है? प्रकारवादी। प्रकारवाद मानता है, ये किंग्सले डेविस और मुर्रे मानते हैं, विल्मट मुर्रे। जबकि मार्क्सवाद ये कहता है कि अस्तरीकरण ना एकीकरण करने वाला ना होकर विघटन करने वाला होता है। ये क्या होता है? विघटन करने वाला होता है, विघटन करने वाला होता है ना, होता है, ना कि एकत्रीकरण, ना कि एकत्रीकरण। तो एकत्रीकरण कहाँ पर होता है? प्रकारवादी में होता है। कहाँ पर होता है? प्रकारवादी। प्रकारवादी में होता है, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद एक संकलनवादी सिद्धांत आया, ठीक है, उसके बाद एक संकलनवादी सिद्धांत आया।
आदि सिद्धांत आया। अब संकलनवादी सिद्धांत में मैं आपको बता दूं, कई विद्वानों का नाम आता है, देखने को मिलता है। एक नाम आता है मैक्स वेबर का, एक नाम आता है फ्रैंक पार्किंग, एक नाम आता है W.L. वार्नर। ये 3 नाम आते हैं। आप लोगों को तो सिलेबस में मैक्स वेबर का ही लिखा हुआ है। अब मैक्स वेबर का सिद्धांत समाजीकरण के स्तरीकरण का मुख्य आधार शक्ति या वैज्ञानिक शक्ति माना था। मैंने अभी आपको बताया भी था, है ना। मैक्स वेबर के आधार पे मैंने आपके जो टाइप रिलेट करवाए हैं, है ना। तो मैंने एक आप लोगों को बताया था पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था संपत्ति, शक्ति, सम्मान। और फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को वेबर में राजनीतिक और आर्थिक व्यावसायिक शब्दों को भी रिलेट करा था। तो इन्हीं शब्दों को रिलेट कराया गया है, ठीक है। तो वेबर ने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तरीकरण की एक वैज्ञानिक व्यवस्था भी बोला है, ये भी बात ध्यान रखिए। और शक्ति की 3 आयाम भी बताया। वो जो शक्ति के 3 आयाम कौन कौन से हैं ना, शक्ति के 3 आयाम वो हैं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। ये वेबर के सिद्धांत में आते हैं। शक्ति से तात्पर्य, वेबर कहता था कि शक्ति एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संस्थान में निहित होती है। एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संस्थान में निहित होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक नाम आता है फ्रैंक पार्किंग का नाम। ये देखिए, इसका विचार वेबर से अधिक और मार्क्स से कम प्रभावित था। इसका विचार पार्किंग ने अपने वर्ग संबंधित विचारधाराओं को स्पष्ट करते हुए सामाजिक समापन की अवधारणा प्रस्तुत किया था। सामाजिक समापन की अवधारणा प्रस्तुत किया था, अवधारणा प्रस्तुत की थी, ठीक है। पार्किंस बताया भी कि व्यवसाय के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। व्यवसाय के आधार पर वर्ग का निर्धारण होता है। और W.L. वार्नर का जो सिद्धांत रहा, इस प्रक्रिया में आपको बता दूं कि ये USA अमेरिका के अध्ययन के आधार पर अपने स्तरीकरण के सिद्धांत को और वेबर के स्तरीकरण की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। इसमें इन्होंने और 6 वर्ग पाया था। लेकिन यही बेसिकली धीरे धीरे जो है विभक्त हुए। जैसे आप लोग जानते हो 3 वर्ग का नाम, एक वर्ग आप पढ़े हैं उच्च वर्ग, पेपर जब फॉर्म भरते होंगे तो आपको मिलता होगा। एक आपको मिलता है मध्यम वर्ग और एक आपको मिलता होगा निम्न वर्ग, है ना। ये 3 वर्गों के बारे में अगर किसी ने बताया है तो वो नाम हमें देखने को मिलता है किसका, W.L. वार्नर का नाम, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना। यहाँ सामाजिक स्तरीकरण के अंतर्गत जो भी पॉइंट्स थी वो आपका समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ आपकी पॉइंट ये सामाजिक स्तरीकरण का फिनिश होता है। और कल हम लोग देखेंगे परिवार और धर्म को लेकर। इसकी PDF सेव कर ले रहा हूँ मैं, अभी आपको सेव करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो भी आपको शेयर कर रहा हूँ और इसकी PDF भी आपको दे रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न वाला। सर पुराना वाला